हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बीएससी इंटर लेवल भर्ती का तैयारी कर रहे हैं या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। मैं एनसीईआरटी के वो चुना हुआ प्रश्न लाया हूं जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैं सारे प्रश्न को काफ़ी डिटेल के साथ बताता हूं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, 1857 के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा 1857 के क्रांति के का चुनाव चिन्ह क्या था, तो आपको बताना है कमल और चपाती। क्या बताना है? कमल प्लस चपाती, इसका क्या था? चुनाव चिन्ह था। अच्छा, 1857 के क्रांति का शुरुआत पूछेगा कहाँ से हुआ था, आप याद रख लीजिएगा 10 मई 1857 को कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से हुआ था। पूछेगा कि 1857 के क्रांति के समय 1857 के क्रांति का शुरुआत किसने किया था, तो आपको बताना है मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे का आप एक नारा याद रख लीजिएगा, मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, अगर वही साथ साथ अगर पूछे कि 1857 के क्रांति के समय दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो आपको बताना है बहादुर शाह जफर। कौन कर रहा था? दोस्तों, ये बहादुर शाह जफर मुगल काल का अंतिम बादशाह है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अब वही पूछे कि लखनऊ से कौन कर रही थी, तो लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी। बेगम हजरत महल को हम लोग कहते हैं महकपरी। क्या कहते हैं? महकपरी कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि कानपुर से कौन कर रहा था, तो याद रख लीजिए काना नाना। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहा था। आप ये बात याद रख लीजिए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई को का अगर नाम पूछे तो आपको बताना है मनु, मणिकर्णिका या छबीली बाई। इतना नाम किसका था भैया? ये सब रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसका पति का नाम गंगाधर राव था। क्या था? गंगाधर राव था। अच्छा, इसका पुत्र का नाम, जो दत्तक पुत्र था, उसका नाम क्या था? दामोदर राव था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1857 के क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। क्योंकि इस बंदूक के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ था। अगर गाय का चर्बी लगा हुआ है तो हिंदू नफरत करेगा, सूअर का चर्बी लगा हुआ है तो मुस्लिम नफरत करेगा, जिसके कारण मंगल पांडे अब न सूझा तब सूझा दनादन फायरिंग कर दिया दो अंग्रेज अधिकारी पर। एगो को मौत हो गया, एगो बच गया। तो 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? दोस्तों, हड़प्पा का खोज आप जानिए किसने किया था? हड़प्पा का किया था 1921 ईस्वी में पंडित दयाराम साहनी। और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या सब चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो मिला है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था मोहना। क्या नाम था? मोहना। मोहना से याद रख लीजिएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो वो क्या था? एक पंडित था। क्या था? पंडित था। और वो रोज नहाता था। क्या करता था? रोज सुबह सुबह नहाता था। नहाने से याद रख लीजिएगा स्नानागार। जब भी आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार हमको कहाँ से मिला है, तो आंसर लगाना है मोहनजोदड़ो। अच्छा, पंडित था भैया, वो नहाता भी था और दबा के खाता था। खाता कैसा था? ब्राह्मण लोग तो खैबे करता है दबा करके, तो दबा करके खाता था। अच्छा, दबा करके खाता था। तो याद रख लीजिएगा अन्नानागार। खाएगा क्या? कोई व्यक्ति कुछ क्या खा सकता है? अन्न ही खा सकता है, तो अन्नानागार। अगर क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नानागार हमको कहाँ से मिला, तो आपका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। अच्छा, खैबो करता था और ये अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहनता था। लेकिन कपड़ा वो कैसा पहनता था? सूती वस्त्र पहनता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है, तो भी आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र भी हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और
और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहनता था, लेकिन इस मोहना का एक चाल बहुत ख़राब था, ये था बहुत खच्चर, ये क्या करता था, ये डांस देखने का शौकीन था। तो डांस से याद रख लीजिएगा कांसे की नर्तकी, क्या याद रख लीजिएगा, कांसे की नर्तकी। पूछेगा ये भी कहाँ से मिला है, तो ये भी हमको मोहनजोदड़ो से मिला है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा टोटल मैं आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। दोस्तों सिंधु घाटी के वासी को, सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो था किसका उत्पादन होता था, तो तांबा और टीना का। किसका, तांबा और टीना से ये लोग प्रचलित था और परिचित था। तांबा और टीना को जब हम मिला देते हैं तो हमारा बनता है कांसा। क्या बनता है, कांसा। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन की सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन सिंधुवासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। आप याद रख लीजिएगा, आर्य क्यों विजय हुए, क्योंकि उसके पास लोहे का अस्त्र था, इसलिए वो आर्य विजय हुए थे। लेकिन सिंधुवासी को लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, चांदी का अगर उत्पादन पूछेगा विश्व में कहाँ होता है, तो आपको बताना मैक्सिको में। कहाँ होता है, मैक्सिको में होता है। तांबा के उत्पादन के लिए कौन फेमस है, राजस्थान का खेतड़ी और देवड़ी, याद रख लीजिएगा। सोना के लिए कौन फेमस है, क से कर्नाटक, क से कोलार। कर्नाटक में है कोलार का खान, क से कर्नाटक, क से कोलार। आपने केजीएफ मूवी देखा होगा, उसमें वही कोलार के खान से सोना निकलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, वो किया था सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था, 1784 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1784 ईस्वी में किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों कनिंघम, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कनिंघम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग एडवर्ड कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं, कनिंघम को कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आप सिंधु घाटी सभ्यता पूछेगा कि ये कौन, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ था, तो आपको बताना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये भी बात बता देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो हम लोग जानते हैं कि अशोक जब गद्दी पर बैठा था, तो अशोक ने ये कलिंग की लड़ाई लड़ा था। अशोक ने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग का लड़ाई लड़ा था। कलिंग किसके लिए फेमस था, आपको बताना हाथी और व्यापार के लिए। किसके लिए फेमस था, हाथी और व्यापार के लिए दोस्तों ये कलिंग फेमस था, ये बात याद रख लीजिएगा। और इसी पर अशोक का क्या हो गया था, मन लग गया था, इसको कब्जा करना चाहता था। कलिंग के राजा पर आक्रमण कर दिया। ये कलिंग का आक्रमण ऐसा आक्रमण था जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। पूछेगा किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो आपको बताना है कलिंग की लड़ाई कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों सम्राट अशोक को हम लोग चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सम्राट देवनाम प्रियदर्शनी उज्जैन करमोली चंड अशोका अशोक वर्धना अशोक के नाम से भी जानते हैं। इतना बड़ा नाम किसका है भैया, ये टोटल नाम अशोक का है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। कभी मैं आपको लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा, जब मैं अशोक मौर्य वंश पढ़ाऊंगा तो डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अशोक किस वंश का था। दोस्तों अशोक किस वंश का था, हम सब जानते हैं कि अशोक जो था वो मौर्य वंश का था। किस वंश का था, मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था, CM चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था, तो आपको बताना है जैन धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पहाड़ी पर हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या था, चाणक्य था। क्या था, चाणक्य था। दोस्तों चाणक्य का और भी नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब किसका नाम है, चाणक्य का है। चाणक्य का एक किताब काफ़ी फेमस है, और क्या है, चाणक्य का किताब का नाम है, चाणक्य का किताब का नाम क्या है, चाणक्य का किताब का नाम
चलिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अभी तुरंत दिमाग में आ जाएगा। अगर आपसे पूछे हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था? तो शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। नंद वंश का स्थापना किसने किया था? नंद वंश का महापद्म नंद ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछ रहा है कौन था, तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो था उदयन था, क्योंकि पाटलिपुत्र नामक शहर को किसने बसाया था? इसी उदयन ने बसाया था। अजातशत्रु को दोस्तों हम लोग पितृहीनता के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपने पिता की हत्या करके इन्होंने गद्दी पर बैठा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। कनिष्क को हम लोग दोस्तों, कनिष्क को हम लोग कहते हैं दूसरा अशोक। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक। और इसी कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ था। कितना संगीति हुआ था? चौथा संगीति हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन। और ये कुंडल वन कहाँ पड़ता है भैया? कश्मीर में पड़ता है। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। किसका है? इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पूछेगा कि मुद्रा राक्षस से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अच्छा, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। इस महाभाष्य से पूछेगा कि हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? इससे भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और चाणक्य का किताब का नाम, चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है, इससे भी हमको किसका जानकारी मिलता है? मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। मेगास्थनीज का एक किताब है, इसका नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका। इससे भी हमें मौर्य वंश का पता चलता है। इतने सारे बुक से हमको क्या पता चलता है? मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन ने 100 युद्ध जीता था, ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत में 100 युद्ध जीता था। इसलिए हम लोग समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता के नाम से जानते हैं, या भारत का नेपोलियन भी हम लोग कहते हैं। इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर आपसे पूछेगा कि फाहियान किसके समय भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में भारत आया था। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या रहता था? इसके दरबार में, इसके भी दरबार में क्या रहता था? नवरत्न रहता था। नवरत्न रहता था। कौन कौन था? वराह मिहिर, छपरक, शंकु, बेताल, बेताल, ये सब किसके दरबार में रहता था? इसी के दरबार में रहता था। और नवरत्न किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। वहीं अगर आपसे पूछे अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किसके दरबार में था? तो कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किसके दरबार में था? कृष्णदेव राय। अगर आपसे पूछे कि अष्टप्रधान किसके दरबार में था, तो आपको बताना है शिवाजी। क्या बताना है? शिवाजी। फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के समय भारत आया था। फ से फहियान, फहियान का किताब पूछेगा, फ से फहियान, फ से फोक्यूकी। आपको याद रखना है फोक्यूकी। ये पुस्तक किसका है? तो फहियान का है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। तराई क्षेत्र, नेपाल के लुम्बिनी नामक वन के तराई क्षेत्र में हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसका इच्छा पूरा हो चुका है, जिसका इच्छा पूरा हो चुका है। अगर पूछेगा कि इसका भविष्यवाणी किसने किया था, बुद्ध का भविष्यवाणी किसने किया था, कुंडली कौन देखा था, तो आपको बताना कालदेव और कौंडिन्य। क्या बताना है? कालदेव और कौंडिन्य। बुद्ध का जन्म पूछे या मृत्यु पूछे या ज्ञान पूछे, सब देखिए सौभाग्य से पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और महात्मा बुद्ध को हम लोग एशिया का ज्योतिर्पुंज, एशिया का ज्योतिर्पुंज या एशिया का प्रकाश के नाम से हम लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध का
प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जबकि गृह त्याग की घटना महाभनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसका जो मृत्यु कहाँ हुआ था, इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो आप याद रख लीजिएगा पावापुरी। इसका कहाँ हुआ था, 483 BC में हुआ था, पावापुरी में ही। नहीं, इसका कहाँ हुआ था, इसका मृत्यु 483 BC में हो गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? मैंने आपको बताया था हड़प्पा के लोग जो था तांबा और टीन से परिचित था। किससे परिचित था? तांबा और टीन से। और यही तांबा और टीन को जब हम मिला देते हैं तो हमको बन जाता है कांसा। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, मैंने डिस्कशन में बताया था मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में पुरातत्व विज्ञान का पिता हम लोग किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ये तो इसके बारे में बता हो गया। और मैं और भी बताता हूँ ऑप्शन से। लॉर्ड कर्जन, इसके समय में क्या हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। लॉर्ड डलहौजी गोद निषेध प्रथा या हड़प का नीति को लागू किया था। अगर पूछेगा अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन था, तो आपको बताना है सतारा। महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का मतलब किसने खोजा था? अभी भी मैंने आपको बताया था पंडित दयाराम साहनी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। अच्छा, उसी प्रकार पूछेगा कि बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। अच्छा, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का विधि पूछेगा हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो हमको यही कश्मीर से प्राप्त हुआ था। आप यह बात याद रख लीजिएगा, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। और आपसे पूछेगा कि लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल भैया गुजरात में पड़ता है। लोथल पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महिला गैरेज का सामान महिला गैरेज मतलब लिपस्टिक, लिपस्टिक का साक्ष्य हमको पूछेगा कहाँ से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपको बताना है क्या बताना है? चनहुदुड़ो से। कहाँ से मिला था? चनहुदुड़ो से मिला था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? हम जानते हैं गंगा सोन और गंगा जमुना सरस्वती। नहीं, ये गलत है। गंगा सोन और पुनपुन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? हम लोग गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। किस काल से जानते हैं? स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? दोस्तों मुगल काल में जहांगीर के काल को हम लोग कहते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल पूछेगा तब जहांगीर। जब स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछेगा तब आपको बताना है शाहजहां। क्या बताना है? शाहजहां। और शाहजहां ने क्या बनाया था? शाहजहां ने ताजमहल और मयूर सिंहासन बनाया था। और इस मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया? तो इसको ले गया था नादिर शाह। नादिर शाह को हम लोग ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। उस समय कौन राजा था? तो उस समय मोहम्मद शाह राजा था, जिसको हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। और इसको क्या किया था? मोहम्मद शाह रंगीला से ही इसी मयूर सिंहासन में क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जो यहाँ से लूट के ले गया था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था कौन था? शाहजहां ने बनाया था, तो भैया शाहजहां ही बैठेगा। लेकिन अंतिम व्यक्ति कौन बैठा था? तो मोहम्मद शाह बैठा था, क्योंकि इसी से छीनकर कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों हम सब जानते हैं वेद टोटल 4 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सामवेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद पूछे तो आपको बताना है ऋग्वेद। क्या बताना है? ऋग्वेद।
संगीत का उल्लेख पूछेगा हमको किस वेद में मिलता है, तो साम वेद में मिलता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, वेदों में सर्वाधिक कौन सा शब्द यूज किया गया है, तो इंद्र शब्द का 250 बार यूज किया गया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। वेद में सर्वाधिक शब्द किसका यूज किया गया है, इंद्र शब्द का यूज किया गया है 250 बार। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछे उपनिषद कितना है, उपनिषद भी कितना होता है, 18 है। कितना है, 18 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसकी माता का नाम मुर्रा था। क्या था भैया, मुर्रा था। मुर्रा से ही इस वंश का नाम क्या पड़ गया, मौर्य वंश पड़ गया। इसकी गुरु यानी इसके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिसको हम लोग इतने नाम से जानते हैं। चलिए मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इन्हीं का पुत्र कौन था, महेंद्र, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए 40वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी दोस्तों किसकी पत्नी थी, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। द्रौपदी को हम लोग पांचाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पांचाली भी कहते हैं। पांचाली का अर्थ होता है 5 स्त्रियों का, 5 पतियों का स्त्री। तो द्रौपदी किसका पत्नी था, तो भीम का भी था, युधिष्ठिर का भी था, अर्जुन का भी था। तो इनमें से पांडव का पत्नी था। पांडव में 5 भाई आ जाता है, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये सब एक ही महिला से शादी किया था, द्रौपदी से। चलिए दोस्तों, ये रहा टोटल प्रश्न। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।